हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। दिस इज़ ऋषिका। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन आइज की यहाँ पे पीटी 365 जो कि हमारे अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटेरियल है। यहाँ पे हमारा रिवीजन क्लास चल रहा है जो कि मार्च से लेकर मई के बीच में जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है इकॉनमी में। फोर्थ लेसन तक आ चुका है इकॉनमी में। आज हम लोग एनर्जी सेक्टर देखेंगे। एनर्जी सेक्टर में सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के बारे में देखेंगे, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिपोर्ट। एंड देन उसके बाद हम लोग एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स का किस तरीके से यहाँ पे ये आपका एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स फॉर द ईयर 2018-19 का रिपोर्ट है, इसका इम्पैक्ट देखेंगे। और कुछ और छोटे छोटे न्यूज़ होते हैं एनर्जी सेक्टर में तो उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी देखेंगे। यहाँ पर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, काफ़ी न्यू है और इसमें आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट भी देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको ये रिवीजन लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। आप लोग की सजेशन मैं देख रही थी कि आप लोग बोल रहे हो कि 10 सितंबर से सेकंड पीटी 365 का आने वाला है, वो जून जुलाई और अगस्त की वहाँ पे आपको शॉर्ट में देखने वाले मिलेंगे न्यूज़ सब। तो मैं उसके लिए भी बिल्कुल आप लोग चाहते हो कि मैं उससे पहले इस लेसन को कंप्लीट कर दूँ, तो कोशिश करती हूँ कि मैं उससे पहले इसे कंप्लीट कर देती हूँ। साथ ही साथ आपका जुलाई का भी चलते रहेगा, एक आपको वो भी लेसन बराबर मिलते रहेंगे, तो उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो चलिए इसको जल्दी से कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं। आप लोगों को कोई इशू भी नहीं है अगर मैं 1 घंटे का क्लास लूँ, तो वो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग भी अपने टाइम को बढ़ाने के लिए मेरे साथ सहमत हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्रीवियस लेसन देखने के लिए बस एक ही काम करना है आप लोग को, सिंपल सा काम है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख लीजिए। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप लोग को देखने को मिलेगा कि सारे लेसन है। ऐसे में और कहीं भी आपको नहीं भटकने बोलूँगी, टेलीग्राम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उतना आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। चुपचाप आप यहाँ पे टेलीग्राम मेरे प्लेलिस्ट में आकर आप लोग सारे लेसन्स को जो भी आपके अकॉर्डिंग लगता है कि आपको रिवीजन करना है, आपको पढ़ना है, आपको सीखना है, आपके अकॉर्डिंग वहाँ पे सारा कुछ है। ओके, आइए देख लेते हैं अब हम लोग। तो यहाँ पे अगर एनर्जी सेक्टर में देखें तो सबसे पहला यहाँ पे हम लोग रिपोर्ट देख लेते हैं, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिपोर्ट। रिपोर्ट आपका किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंडेक्स से रिपोर्ट से क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं यूपीएससी में। 1-2 क्वेश्चंस तो होता ही है, तो 2 क्वेश्चन अगर होते हैं तो 4 मार्क्स आपके ऐसे ही हाथ में आ जाते हैं। तो हर एक इंडेक्स का रिपोर्ट का अलग से एक आप A4 साइज़ में लिखते जाइए कि किसके द्वारा ये रिलीज़ की जाती है। तो ये है आपका WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब यहाँ पे देख लेते हैं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, ETI। यहाँ पे आप देखो कि फैक्ट बेस्ड रैंकिंग किया जाता है, यानी कि जो भी यहाँ पे कंट्रीज़ की, जो भी आपके स्टेट की यहाँ पे रैंकिंग की जाती है तो उसमें फैक्ट बेस्ड किया जाता है और देखा जाता है कि कितना एनर्जी ट्रांजिशंस में जो है सक्सेसफुल हो पाया है। टोटल यहाँ पे 40 इंडिकेटर्स है, तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 40 इंडिकेटर्स को याद करो। साथ ही साथ 115 को कंट्रीज़ को यहाँ पे मापा जाता है कि कितने तरीके से वो अपने एनर्जी को ट्रांजिशन कर रहे हैं, यानी कि स्पीड और डायरेक्शन क्या है उनका, यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन करना। जैसे कि हम लोग कन्वेंशनल मेथड में चलते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने में, कोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों का, ठीक है, हमारे यहाँ थर्मल पावर है, ओके, न्यूक्लियर थर्मल पावर है। लेकिन यहाँ पे आप बात कर रहे हैं हम लोग एनर्जी ट्रांजिशन करने, बात करते हैं हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना। रिन्यूएबल एनर्जी इट मीन्स कि नेचुरल चीज़ों से हम लोग जो है नेचुरल रिसोर्सेज से हम लोग यहाँ पे एनर्जी का उत्पादन करें। अब ये कैसे होगा? ये होगा 3 तरीके से, सोलर, विंड और हाइड्रो। ये 3 है हमारा, और हमारा टारगेट भी है कि 2022 तक हम लोग 175 गीगावाट तक का यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी को यहाँ पे अचीव कर सके। तो इसीलिए इस तरीके का इंडेक्स आता है कि कैसे हम लोग एनर्जी को ट्रांजिशन करें, और हर एक कंट्री किस तरीके से इफेक्टिव मूव लेकर चल रहे हैं जिससे कि वो अपने कंट्री में इसको ट्रांजिशन कर सके। अगर ETI की बात करें तो यहाँ पे ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का पार्ट है, और यहाँ पे फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव भी है। इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशंस की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूसिव होने की बात की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है एनर्जी प्रोडक्शन हो हर एक कंट्री में सस्टेनेबल तरीके से हो। अगर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को अगर यहाँ पे ऑप्ट कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि सस्टेनेबल तरीके से हम लोग एनर्जी का उत्पादन भी करेंगे, कहीं से भी पॉल्यूशन नहीं होगा, हेल्दी के इन्वायरमेंट के हेल्थ के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा रहता है, अफोर्डेबल भी हो। अगर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का आप अगर यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो, सोलर पैनल लगा रहे हो, सन एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं, अफोर्डेबल होता है, और एनर्जी सिस्टम को भी सिक्योर करके चलना। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग देखो कि यहाँ पे कंटिन्यूएशन में है जो एनुअल एनर्जी सिस्टम है, उसी के साथ आपको इसको कंटिन्यूएशन में देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ पे एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। और ये सीरीज़ आपको 2013 से लेकर 2017 के बीच में देखने को मिला था। इसमें आप देखोगे कि 2 पार्ट हैं। इसमें एक है कि करंट एनर्जी सिस्टम परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस कैसा है, यानी कि आज की डेट में हर एक कंट्री में जैसा एनर्जी सिस्टम है तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, और साथ ही साथ यहाँ पे इन्वायरमेंट के लिए भी देखा जाता है कि इन्वायरमेंट के ऊपर कैसा ये अनेबल किया जा रहा है जिससे कि एनर्जी ट्रांजिशन हो सके। ईटीआई में अगर 2020 की रैंक देखें तो सबसे पहले आपको इंडिया के रैंक पे फोकस करना है कि हमारी 115 कंट्रीज़ में से कितनी रैंक है। हमारी रैंक यहाँ पे 74 है। फिर उसके बाद आपको टॉप रैंकर्स के बारे में देखना है, तो फर्स्ट यहाँ पे स्वीडन है, सेकंड यहाँ पे स्विट्जरलैंड है, बस। इसके अलावा आप लोग टॉप 3 देख सकते हो, फिनलैंड है, बट अगर टॉप का ही देख लो तो बेटर है। अगर आप लोग कोई स्टेट पीसीएस दे रहे हो या फिर कोई और एग्जाम दे रहे हो तो इस तरीके का पूछा जाता है, यूपीएससी में नहीं पूछा जाता। एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स फ्रेमवर्क की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए 2 इसमें पैरामीटर होते हैं, 2 पैरामीटर नहीं होते, इसमें 2 पार्ट होता है। सबसे पहला देखा जाता है यहाँ पे एनर्जी ट्रायंगल। एनर्जी ट्रायंगल की बात करें तो कितना एनर्जी एक्सेस हो पा रहा है और कितना एनर्जी सिक्योर है किसी कंट्री में। सेकंड यहाँ पे देखा जाता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ कितना हो रहा है एनर्जी से लेकर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कितना है। तो ये हम लोग जो है आज की डेट में जो सिस्टम परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे देखते हैं। लेकिन अनेबलिंग डायमेंशंस भी बहुत ज़्यादा है। अनेबलिंग डायमेंशंस का बात करें तो कितना यहाँ पे रेगुलेशन हो रहा है और पॉलिटिकल कमिटमेंट कितनी हो रही है। जैसे कि आप लोग देखो कि 175 गीगावाट का हमारे यहाँ टारगेट है, लेकिन इसके लिए कितना काम किया जा रहा है। इंस्टीट्यूशन और गवर्नेंस पे कितना फोकस है, यानी कि कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो इसके पीछे लगे हुए हैं और गवर्नेंस किस तरीके से हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ कितना है, साथ ही साथ इनोवेटिव बिजनेस इन्वायरमेंट है कि नहीं है। ह्यूमन कैपिटल और कंजप्शन पार्टिसिपेशन कितना है, यानी कि हमारे कंट्री में या किसी भी कंट्री में ह्यूमन के द्वारा यहाँ पे कितना एनर्जी को कंज्यूम किया जा रहा है। एनर्जी सिस्टम स्ट्रक्चर कैसा है, साथ ही कैपिटल और इन्वेस्टमेंट कितना किया जा रहा है। तो ये कुछ एनेबलिंग डायमेंशंस है जिसको यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देकर चलना है। बात किया जा रहा है कि ये इसी का कंटिन्यूइंग है, यानी कि फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव का ही आपको देखने को मिल रहा है कि इसके आगे एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स आया है। तो इसका एम क्या था, इसका एम है कि यहाँ पे जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशंस है उसकी स्पीड को और ज़्यादा बढ़ाना और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को पॉलिसी को एक तरीके से उसकी जो इफेक्टिवनेस है उसके अडॉप्ट करना, और जो भी डिसीजन सरकार के द्वारा लिया जा रहा है, कोई स्टेक होल्डर्स के द्वारा, कोई कोऑपरेटिव के द्वारा, तो इसको हम लोग को कोऑपरेट करना है और पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन करना है। पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन से जो है बहुत फ़ायदा होते हैं कि कुछ चीज़ें आपको पब्लिक सेक्टर में लैकिंग देखने को मिलेगा, कुछ चीज़ें आपका जो है प्राइवेट सेक्टर में लैकिंग देखने को मिलेगा। लेकिन पब्लिक सेक्टर्स की पॉजिटिविटी और प्राइवेट सेक्टर्स की पॉजिटिविटी, अगर इन दोनों को हम लोग साथ में कोलैब करके चले तो कोई भी काम जो है बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म भी ऑफर किया जाता है जिससे कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो सके सारे स्टेक होल्डर ग्रुप्स को। सेकंड यहाँ पे आता है आपका टॉपिक है कि एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स फॉर द ईयर 2018-19 रिपोर्ट, इसका इम्पैक्ट देखेंगे। तो सबसे पहले समझने का कोशिश कीजिए कि इस रिपोर्ट को कौन यहाँ पे पब्लिश करता है। इस रिपोर्ट को जो पब्लिश किया जाता है ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा किया जाता है, जिसको हम लोग BEE कहते हैं। अब टोटल एनर्जी कंजप्शन की बात करें तो हमारे यहाँ आप देखोगे कि टोटल एनर्जी कंजप्शन जो कि 2017-18 में कितना हुआ है, तो 553 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट है, जो कि हम लोग 2017-18 की बात कर रहे हैं। इंडिया अगर देखें तो थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंजप्शन है। अगर यूएसए और चाइना के बारे में बात करें, यूएसए और चाइना के बाद हम लोग थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है। अगर हम लोग ग्रोथ रेट के टर्म्स में देखें जो कि एनर्जी कंजप्शन का, तो इंडिया जो है हाईएस्ट है। ठीक है, और अगर हम लोग इसमें देखें कि पहले जो BEE है वो यहाँ पे अलायंस फॉर द एनर्जी एफिशिएंसी इकोनॉमी के साथ वो एसोसिएशन में थे, जिनके द्वारा स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2019 लॉन्च किया गया, जिसके थ्रू वो अपने एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव को जितना प्रोग्रेस हो रहा है उसको ट्रैक कर सके स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में। तो ये भी ध्यान रखना है। बहुत सारे एनर्जी एफिशिएंसी स्कीम्स भी है जिसके कारण हमारी जो एनर्जी इंटेंसिटी है इकोनॉमी की वो 20% तक जो है कम हो पाई है, वो भी 2005 के लेवल से। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है कि यहाँ पे बात की जा रही है हमारे एनर्जी कंजप्शन की, एनर्जी सिक्योरिटी की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेक्टर वाइज एनर्जी सेविंग बताया जा रहा है कि कितना कहाँ पे सेविंग हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे परसेंटेज में दिया गया, इतना ज़्यादा आप लोगों को समझने का याद रखने का ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा जो आपका सेविंग होता है, एक सेकेंड, हाँ मुझे खुद ही इतना अच्छे तरीके से ना यहाँ पे विजिबल नहीं हो पा रही है, एक सेकेंड मैं समझाने का कोशिश करती हूँ। देखिए इंडस्ट्रीज़ और जो डोमेस्टिक सेक्टर है, इंडस्ट्री में क्या होता है कि सबसे हाईएस्ट शेयर है टोटल एनर्जी सेविंग का। वहीं अगर डोमेस्टिक सेक्टर की बात करें तो इसमें मैक्सिमम शेयर है वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेविंग का। ठीक है, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी सेविंग हो रही है इसकी यहाँ पे आप लोग देखो सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो डोमेस्टिक सेक्टर में हो रहा है। लेकिन इंडस्ट्रीज़ में आप देखोगे तो टोटल जो एनर्जी सेविंग है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो हल्का फुल्का ये सारी बातें को ध्यान रखना है, इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, अनलॉकिंग नेशनल एनर्जी
एफिशिएंसी पोटेंशियल, जिसको उन्नति भी कहा जा रहा है। उन्नति एक नेशनल स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू एनर्जी एफिशिएंसी को इंडिया में जो है एक्सेलरेट करने का बात किया जाता है। इसमें क्या होता है कि कुछ प्लेन फ्रेमवर्क है, कुछ इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी है कि किस तरीके से हम लोग क्लियर लिंकेज यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकें जितना भी एनर्जी सप्लाई डिमांड सिनेरियो है और एनर्जी एफिशिएंसी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अगर BEE के बारे में बात करते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर काम किया जाता है। और किस कानून के तहत बनाया गया है? स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि इसको एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत इसको बनाया गया है। इसका मिशन यही है कि पॉलिसीज़ को डेवलप करना है, स्ट्रैटेजीज़ को डेवलप करना है, और ओवरऑल जो फ्रेमवर्क है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 का, उसमें आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि कैसे एनर्जी इंटेंसिटी को हमारे इंडियन इकॉनमी में जो है इसके ऑब्जेक्टिव को कम करना है। ठीक है, इसके जो आप ऑब्जेक्टिव को कम नहीं करना है, इसकी एनर्जी इंटेंसिटी जो है हमारे यहाँ उसको कम करना है। ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इसका BEE का। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा, कई बार ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसके बारे में देख लेते हैं। ट्रेड इन इलेक्ट्रिसिटी, इंडिया आप लोग समझ गए हो कि हम लोग थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है इलेक्ट्रिसिटी के पूरे वर्ल्ड में, और रैंक हमारा कितना है? तो 106 है अगर हम लोग पर कैपिटा कंजप्शंस देखें, और ये बात किया जा रहा है 2017 की। इंडिया के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट किया जाता है, हम लोग अपने पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार को हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। हमारे यहाँ जितनी भी बिजली उत्पत्ति होती है, और साथ ही साथ हम लोग इम्पोर्ट भी करते हैं। और इम्पोर्ट कहाँ से करते हैं? तो हम लोग इम्पोर्ट भूटान से करते हैं। सबसे बड़ी बात है, इंडिया जो है अपने पावर को एक्सपोर्ट भी करता है भूटान में, और ये लीन हाइड्रो सेशन के टाइम में, सीज़न के टाइम में, जब यहाँ पे भूटान में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और भूटान में इस तरीके का इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा नहीं हो पाता, तब हम लोग भी उसको देते हैं। लेकिन मेन आप लोग को कंट्री याद रखनी है जो कि हमारे पड़ोसी कंट्री है कि किसको किसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार। पावर मिनिस्ट्री की बात करें तो उनके द्वारा कुछ गाइडलाइन इशू किया गया है कि कैसे हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना है। साथ ही साथ इंडिया का अगर आप देखोगे तो रीजनल पावर सिस्टम इंटीग्रेशन भी है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल के साथ, और यहाँ पे हाई वोल्टेज AC और हाई वोल्टेज DC कनेक्शन के साथ। ठीक है, सेकंड यहाँ पे आते हैं, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज इंट्रोड्यूस रियल टाइम ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके अंदर आप देखोगे तो ऑक्शन यहाँ पे रखा गया है जो कि 48 टाइम्स अ डे होगा, और हर एक हाफ घंटे में आपको जो है इस तरीके का ऑक्शन नीलामी देखने को मिलेगा। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो है ये फर्स्ट और लार्जेस्ट एनर्जी एक्सचेंज है इंडिया में, जो कि एक नेशन वाइड इसको प्रोवाइड किया जाएगा। ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, वो भी फिजिकल डिलीवरी की जाएगी इलेक्ट्रिसिटी की, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट दी जाएगी, साथ ही एनर्जी सेविंग अगर हो रही है तो उसकी भी सर्टिफिकेट दी जाएगी। इसका बेनिफिट क्या है? इसका लाने का यहाँ पे बेनिफिट क्या है कि इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर्स को अलाउ किया जाएगा कि अगर उनके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी अगर जनरेट होता है तो उसको वो बेच सकते हैं, और कंज्यूमर को क्या है कि वो यहाँ पे अगर उनके पास शॉर्टेज हो गया है इलेक्ट्रिसिटी का तो वो खरीद भी सकते हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी का बेटर तरीके से यूटिलाइज भी हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे कंट्री की फर्स्ट राउंड द क्लॉक सोलर पावर टेंडर क्लोजेस टू एट ₹2.9 पर यूनिट। अगर यहाँ पे हम लोग राउंड द क्लॉक की बात करें, यानी कि 24/7 कभी भी आपको बिजली का कमी नहीं देखने को मिलेगा, तो ये सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे बताया जा रहा है कि सप्लाई किया जाएगा पावर को हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट से, वो भी ऑल अराउंड द डे, यानी कि 24/7 में। सेकी अगर देखें तो ये नोडल टेंडरिंग एजेंसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करते हैं। इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो जितने भी प्रोजेक्ट डेवलपर है उनके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि वो हाइब्रिड प्लांट यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं, जैसे कि विंड और हाइड्रो पावर हो गया, तो उनके पास एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ज़्यादा होगा, तो वो यहाँ पे 24/7 जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बेहतर तरीके से। इसमें इसका एम क्या है? इसका एम यही है कि ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ पावर है वो यहाँ पे कम हो पाएगा हाइब्रिड यहाँ पे मॉडल से, साथ ही जो पेनिट्रेशन है रिन्यूएबल एनर्जी का वो इम्प्रूव हो पाएगा। हमारी जो कुछ इश्यूज़ है कि हम लोग यहाँ पे रैंडम जनरेट कर पाते हैं एनर्जी को, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी से, तो ये भी इशू कम हो पाएगा। साथ ही जो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस है उसकी भी हम लोग यहाँ पे फैसिलिटेशंस जो है बढ़ा पाएंगे। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड, DMF फंड है। देखिए, किसी भी तरीके का फंड अगर बनाया जाता है तो उसको आप लोग को ध्यान में रखना है। रिसेंटली सेंटर के द्वारा ये इंस्ट्रक्ट किया गया है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो यहाँ पे DMF फंड को इस्तेमाल करेंगे, जो भी यहाँ पे कोविड-19 पेंडेमिक से फाइट करने के लिए अगर यहाँ पे रिस्पांस करना है, प्रिपेयर करना है, तो वो इस तरीके का DMF फंड को इस्तेमाल करेंगे। DMF जो है वो ये नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है जो कि हमारे कंट्रीज़ की माइनिंग डिस्ट्रिक्ट में इसको सेटअप किया गया था, जिससे कि लोगों को यहाँ पे बेनिफिट हो सके अगर उनको इस तरीके से प्रॉब्लम हुआ है। तो ट्रस्ट जो सेटअप हुआ था वो माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट एक्ट 2015 के तहत हुआ था। और DMF फंड जो आप देखोगे ये नॉन लैप्सेबल फंड है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो आपका फंड रखा जाता है, मान लीजिए 5 ईयर्स के लिए, यहाँ पे जो है आपका 2 करोड़ इसमें रखा गया है, तो 5 ईयर्स में अगर ये 2 करोड़ खत्म नहीं हुआ, इसका यूटिलाइज पूरी तरीके से नहीं हुआ, तो ये कैरी फॉरवर्ड भी होता है, यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए भी ये कैरी फॉरवर्ड होगा। ऐसा नहीं है कि ये आपका जो है फंड लैप्स हो गया।
तो नॉन लैप्सेबल फंड होता है जो कि काफ़ी बेटर है। उसके बाद है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा ये प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट आपका लॉन्च किया गया है, जिसमें कि जो अर्ली ऑपरेशनलाइजेशन है कोल माइंस का, उसको यहाँ पे फैसिलिटेट किया जाएगा। इसका एक एम है ये कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पे आपका रिपोर्ट लाया जाता है, उसको प्रमोट करना है। साथ ही साथ यहाँ पे बीडर्स को भी अट्रैक्ट करना है कि कमर्शियल ब्लॉक का सही तरीके से ऑक्शन हो सके। फिर है प्राप्ति। अगर हम लोग पेमेंट रेटिफिकेशन एंड एनालिसिस इन पावर प्रोक्योरमेंट फॉर ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन इनवॉइसिंग ऑफ जनरेटर्स, ये है प्राप्ति की फुल फॉर्म। और ये प्राप्ति पोर्टल बनाया जा रहा है जिसमें कि स्टेट्स को यहाँ पे अपने ड्यूज़ भी क्लियर कर सकते हैं। अगर इनका जो है 92,000 करोड़ तक का ड्यूज़ है जो कि पावर जनरेटिंग कंपनीज़ का, तो चाहे वो यहाँ पे सेंटर का हो या प्राइवेटली ओन्ड हो, वो दोनों अपना जो है यहाँ पे ड्यूज़ क्लियर कर सकते हैं इस पोर्टल के थ्रू। ओके, तो ये प्राप्ति ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसकी फुल फॉर्म भी एक दो बार आप लोग पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो इसमें स्टेट का जो भी आपका ड्यूज़ होता है पावर सेक्टर्स को लेकर, एनर्जी सेक्टर्स को लेकर, तो उसको यहाँ पे अगर क्लियर करना है तो वो इस पोर्टल के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। और ये जो होता है ये पावर जनरेटिंग कंपनीज़ का होता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे ये आपका प्राइवेटली ओन का हो। प्राप्ति ऐप आप देखोगे या फिर वेब पोर्टल है, तो ये आपका डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी आ सके। आज के डेट में हम लोग ऑनलाइन की बात करते हैं, डिजिटाइजेशन की बात करते हैं, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न है कि ट्रांसपेरेंसी हो पाती है। इसमें आपका कट टू कट, क्लियर टू क्लियर आपका सारा फैक्ट, सारा डेटाज यहाँ पे मैनेज होता है। अब यहाँ पे एक बात और आता है कि आप लोग देखते हो कि कोई एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च करता है, कोई वेब पोर्टल लॉन्च करता है, या फिर प्राप्ति की बात करें तो इसमें दोनों है, आपका एप्लीकेशन भी है, वेब पोर्टल भी है। इन दोनों में अंतर क्या होता है? कई बार आप लोग सुनते होंगे, अगर आप लोग नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो मे बी आप लोग को ये इस तरीके की प्रॉब्लम झेलनी होती होगी कि ऐप क्या होता है। जैसे आरोग्य सेतु ऐप है, तो आरोग्य सेतु पोर्टल क्यों नहीं है? और ये आपका प्राप्ति ऐप भी है, प्राप्ति आपका पोर्टल है। पोर्टल क्या होता है ना कि आपको एक बड़े पैमाने पे देखने को मिलेगा कि ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जिसमें कि आपको डिफरेंट यहाँ पे सेगमेंट देखने को मिलता है। सेगमेंट कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये आपका प्राप्ति बनाया गया है, तो प्राप्ति में आपको जो है डिफरेंट यहाँ पे व्यूज़ देखने को मिलेंगे। डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज इसमें से आपका इंक्लूड है, कोई स्टेक होल्डर्स इंक्लूड है इसमें, कोई भी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अगर इंक्लूड है, तो उनके सारे लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलेगा। लेकिन ऐप क्या होता है कि ऐप आप अपने हर एक इंडिविजुअल अपने मोबाइल पे ही इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपका यूज़र फ्रेंडली होता है, आप अपने मोबाइल में ही अपने एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो। और पोर्टल क्या होता है कि आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, कोई भी आप लोग गूगल सर्च इंजन, जैसे कोई भी हो गया, गूगल हो गया, ब्राउज़र आपका मोजिला हो गया, क्रोम हो गया, आप लोग कहीं से भी पोर्टल को एक्सेस कर सकते हो। ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म होता है जिसमें कि सारे लोग आते हैं, उनको डिफरेंट एक ही जगह उनको डिफरेंट तरीके के नॉलेज मिल जाते हैं। यानी कि एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड उनको जितना भी तरीके का, अगर यहाँ पे कोई भी क्वेरीज है तो उनका भी सोल्यूशन मिल जाता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो उनको ये मिल जाता है। बट ऐप क्या होता है कि पर्टिकुलर उसी पर्पज़ के लिए बनाया जाता है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे ड्यूज़ क्लियर करना है, तो उनको ड्यूज़ क्लियर करने के लिए वो इस पर्टिकुलर ऐप में जाएंगे, प्राप्ति ऐप में, और वो यही काम करेंगे। लेकिन पोर्टल में उनको इसके अलावा और भी इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो कोई भी अगर एप्लीकेशन होता है, जैसे आरोग्य सेतु एप्लीकेशन है, तो उसमें कुछ चीज़ है, जैसे कि आपको पता चल जाएगा कि अगर आप लोग कोई भी कोरोना सस्पेक्टेड पर्सन के अगर कांटेक्ट में आए हो तो वो आपको वहाँ पे इंडिकेशन मिल जाएगा। साथ ही क्या है कि आपको टाइम टू टाइम आपसे पूछा जाता है कि आप लोग सही फील कर रहे हो, स्नीजिंग तो नहीं हो रहा है, फीवर तो नहीं आ रहा है, तबीयत तो ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो पर्टिकुलरली आप ही से पूछा जा रहा है। अगर पोर्टल होता आरोग्य सेतु ऐप का, आरोग्य सेतु का अगर पोर्टल होता तो क्या होता? पोर्टल होता तो यानी कि हम लोग उसी एक ही प्लेटफॉर्म को हम लोग सबको इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें फिर कैसे वो चेक कर पाता, कैसे वो सबसे एक ही सवाल सबसे जाता, फिर उसको मॉनिटर करना थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो ये इंडिविजुअल के लिए ये प्राइवेसी होता है आपका एप्लीकेशन, और यहाँ पे आप लोग देखो कि पोर्टल जो है सबके लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट भी यहाँ पे देने की बात की जा रही है। यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट को बेचा जाएगा, और ये आपका 35% तक कम हुआ है अप्रैल 2020 में, अगर हम लोग अप्रैल 2019 के कंपैरिजन में देखें। यानी कि एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी पे अगर आप लोग फोकस कर रहे हो, रिन्यूएबल एनर्जी की पे अगर आप लोग ट्रांजिशन हो चुके हो, तो उसके लिए यहाँ पे सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। लेकिन इस साल अभी लॉकडाउन में हम लोग बैठे हैं तो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है ये काम। ये एक टाइप का आपका मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि इकोनॉमिक इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। अगर कोई भी, जैसे कि आप लोग भी अपने छत पे जो है सोलर पैनल लगा लो, उससे क्या होगा कि आपका दिन भर चार्ज हो जाएगा सन के रोशनी से, और रात भर आप अपना फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। और अगर आपको लगता है इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज़ करना, दिन भर तो आपका ये होगा, और रात भर आप लोग यूटिलाइज़ करना, तो बिजली बिल से आप लोग को भी छुटकारा मिल गया। गाँव में सब कुछ तो ऐसे ही होता है, अधिकतर ऐसे ही देखने को मिलता है आप लोग को। इवन गाँव तो छोड़िए, आप लोग को दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ भी जाइएगा तो वहाँ पे सोलर पार्क, बड़े बड़े सोलर पार्क होते हैं, और उनके अगल बगल वाले घर ऐसे ही चलते हैं। वहाँ पे इतना ज़्यादा जो है
बिजली बिल देने का कोई टेंशन नहीं होता, और इतना ज़्यादा डिस्कॉम जो आज के डेट में हमारी इतना घाटे में चल रही है, तो उसके लिए भी सबसे बेटर यही है कि लोग अपने ही अगर एरिया में, अगर आपका खाली मैदान है, आपका छत है, तो सोलर पैनल लगा लीजिए। सोलर पैनल लगाने के लिए भी सरकार जो है ना वो बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं, 25% वो खुद पे कर रहे हैं, उनका जो भी सोलर पैनल का आपका चार्ज बनता है। तो इससे क्या होता है कि आप यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी जो है जनरेट कर रहे हो, और रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करो तो उसके लिए आपको इंसेंटिव्स तो मिलना चाहिए ना। आप इतना बढ़िया काम कर रहे हो, हमारे एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, कंजप्शन को कम कर रहे हो, तो इसके लिए तो आप लोग को मिलना ही चाहिए। तो इसलिए इस सर्टिफिकेट का लाया गया है, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि एक बार यहाँ पे क्रिएट हो जाता है आपका, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, ये तब होता है जब 1 मेगावाट आवर ऑफ आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट हो पाता है कोई भी एलिजिबल रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से। तो ये यहाँ पे आपका एक क्राइटेरिया रखा गया, तो ये ध्यान रखिएगा। साथ ही अगर हम लोग बात करें तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट है, इसको ट्रेड भी किया जाता है। कहाँ कहाँ पे व्यापार होता है? तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में एंड पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया में, ठीक है। उसके बाद है मेथोडोलॉजी फॉर ऑक्शन ऑफ कोल एंड लिग्नाइट माइंस एंड ब्लॉक। तो यहाँ पे कैबिनेट के द्वारा रिसेंटली एक मेथोडोलॉजी यहाँ पे आपका अप्रूव किया गया है, जिसके लिए कोल और जो लिग्नाइट माइंस और जो ब्लॉक है उसके ऑक्शन के लिए बात की जा रही है। और यहाँ पे रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस होगा, यानी कि यहाँ पे जो भी ऑक्शन के थ्रू जो भी यहाँ पे पैसे वगैरह होंगे और जो भी यहाँ पे कोल वगैरह बेचा जाएगा, तो जो इससे रेवेन्यू आएगा वो यहाँ पे शेयरिंग किया जाएगा यहाँ पे, तो वो भी यहाँ पे आपका गवर्नमेंट के साथ, ओके। तो इस तरीके से हमारा एनर्जी सेक्टर कंप्लीट हो जाता है। आइए नेक्स्ट अभी हम लोग देख लेते हैं इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बार का है आपका नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये रिलीज़ किया गया है रिपोर्ट, और ये है आपका टास्क फोर्स जो कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए है। और ये आपका जो टाइमलाइन रखा गया है 2019 से 2025 तक का। और अभी इस तरीके का जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, इसको अभी पब्लिक डोमेन में रखा गया है। कहने का क्या मतलब है कि हम लोग से सलाह मशवरा लिया जाएगा, हम लोग से बात किया जाएगा। जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का, तो उसमें यही चीज़ देखिए कि पब्लिक हियरिंग को वहाँ पे कम कर दिया गया है, उनके दिन को कम कर दिया गया है, और पब्लिक हियरिंग जो आपका बार बार होना चाहिए, 2 बार होना चाहिए, उसके प्रोसेस को भी कट करने का कोशिश किया गया है। तो पब्लिक हियरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर इस तरीके का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, तो इसमें लोगों की भी राय लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक लेवल पे सच्चाई जो है लोग बता पाते हैं कि उनके एरिया में किस तरीके का क्या सिचुएशन है। अब देखते हैं कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाइपलाइन है, इसमें बात क्या किया जा रहा है। सबसे पहला इसमें देखेंगे कि इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे हार्मोनाइज किया जाएगा। प्रोजेक्ट अगर देखें तो 100 करोड़ से ज़्यादा पर प्रोजेक्ट है। यहाँ पे ग्रीनफील्ड देखने को मिलेगा कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो 2 तरीके का प्रोजेक्ट आता है, एक तो आता है ग्रीनफील्ड, एक आता है ब्राउनफील्ड। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कहने का मतलब है कि बिल्कुल फ्रेश, एकदम ताज़ा प्रोजेक्ट है, नया नया प्रोजेक्ट है। लेकिन ब्राउनफील्ड कहने का मतलब है कि जो पुराने प्रोजेक्ट चलते आ रहे हैं उसमें किसी तरीके का रुकावट हो गया है, पैसे की कमी हो गई है, कॉपरेशन की कमी हो गई है, उसमें आगे फर्दर वो प्रोजेक्ट बढ़ नहीं रहा है। तो सरकार क्या करते हैं कि एडिशनल इनपुट करके, उसमें एडिशनल कॉस्ट लगा के, या फिर एडिशनल कुछ भी मॉडिफाई करके उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं। तो उसको हम लोग ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं। लेकिन ग्रीनफील्ड जो है एकदम न्यू है। तो यहाँ पे जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात की जा रही है, इसमें हम लोग बात करेंगे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का। ब्राउनफील्ड भी है यहाँ पे, जो कि डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट, यानी कि मान लीजिए कोई कंप्लीट प्रोजेक्ट भी है या फिर मीड में भी छूट गया, तो उसको भी यहाँ पे और आगे ले जाएगा, उसको भी बार बार डेवलप किया जाएगा। साथ ही जो यहाँ पे कंसेप्चुअलाइजेशन के अंदर भी जो कुछ प्रोजेक्ट है उसको भी यहाँ पे देखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का रखा गया है। साथ ही साथ थोड़ा और देखते थे इसके बारे में। इंडिया को अभी ज़रूरत है कि हम लोग $4.5 ट्रिलियन तक का जो है इन्वेस्ट करें, वो भी 2030 तक इंफ्रास्ट्रक्चर में। हम लोग की यहाँ पे ख्वाहिश है कि 2025 तक जो है ना हम लोग 5 ट्रिलियन इकॉनमी बन जाए। बट 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनने का तो सपना अभी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोविड-19 ने सारी कमर तोड़ रखी है। अगर आप लोग जीएसटी वाली कल न्यूज़ देखे हुए, जो जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई है, तो उसमें बहुत बार जो है ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे निकल कर आ रही है कि कंपनसेशन पूरा नहीं हुआ है स्टेट को, स्टेट बहुत ज़्यादा घाटे में चल रहे, सो ऑन सो फोर्थ, वो तो चलते ही रहता है। लेकिन उसी के बेसिस में यही बता रही हूँ कि आप लोग समझ सकते हो कि अभी यहाँ पे 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले जो फोकस देने की ज़रूरत है, वो हमें अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर पे देने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट के द्वारा भी अनाउंस किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जिसकी वर्थ आप लोग देख सकते हो कि 102 लाख करोड़ है। इसको 2025 तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात करें तो इसको भी एक अच्छे तरीके से एफिशिएंट मैनर में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को अगर बनाने की बात करें तो इसमें सारे इकोनॉमिक,
और जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जैसे भी यहाँ पे आपका हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी आपका रखा गया है उसको लिया जाएगा। इस तरीके का पहला एक्सरसाइज है जो कि हमारे कंट्री में किया जा रहा है। इंडिया की अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट देखें, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है, तो देख सकते हैं आप 2013 से ये लगातार बढ़ते जा रहा है, लेकिन 2018-19 में ये आपका जो है थोड़ा बहुत आपको सेम देखने को मिलेगा, ये थोड़ा सा स्लाइटली आपको कम देखने को मिलेगा। ठीक है, 10.2 था यहाँ पे 18 में फिनेंशियल ईयर, और फिनेंशियल ईयर 19 में आप सब देख सकते हो कि 10 में आ गया है। तो अगर आपसे बोला जाए कि लास्ट 5 ईयर से आपका कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। कंटिन्यूस नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा ब्रेकेज भी है। ठीक है, आइए थोड़ा और अदर न्यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहला है कि इंडिया को यहाँ पे $70 मिलियन तक की यहाँ पे ज़रूरत है, जो कि यहाँ पे वर्ल्ड बैंक से लिया जा रहा है EWATCTG प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पे ईस्टर्न जो वाटरवेज कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट ग्रिड है, इस प्रोजेक्ट का एम है कि जो हमारे यहाँ पे एक सीमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है, जो नेशनल वाटरवेज 1 है और नेशनल वाटरवेज 2 है, वो भी इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट में। तो ये नेशनल वाटरवेज 1 और नेशनल वाटरवेज 2 कहाँ कहाँ कनेक्ट होता है, तो पहला आप देखोगे कि नेशनल वाटरवेज 1 जो है वो इलाहाबाद से स्टार्ट होता है और हल्दिया तक जाता है, यूपी से लेकर आपको यहाँ पे कोलकाता तक देखने को मिलेगा। नेशनल वाटरवेज 2 की अगर बात करें तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर में है, जो कि सदिया से लेकर धुबरी में है, वो भी आसाम में, यानी कि सदिया जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश से देखने को मिलेगा, और धुबरी से धुबरी तक है, वो भी आसाम में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा ब्रह्मपुत्र रिवर में। तो इसी में आपका जो है और कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए इस तरीके का आपका ईस्टर्न वाटरवेज जो कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट ग्रिड बनाने की बात की जा रही है। मेनली आप देखोगे कि एक इकोनॉमी कॉरिडोर यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, जो कि 4200 किलोमीटर ऑफ वाटरवेज है, कोस्टल शिपिंग है, यूपी है, इसमें बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी रीजनल इंटीग्रेशन है 5 कंट्रीज़ को लेकर चलना है, जैसे कि हमारा इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और यहाँ पे म्यांमार है साउथ एशियन रीजन में। तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे ईस्टर्न कनेक्टिविटी के बारे में, तो नेशनल वाटरवेज 1 और नेशनल वाटरवेज 2 अगेन न्यूज़ में आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जो आपका सहायता दिया जा रहा है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जा रहा है, सो ये भी बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड बैंक जो है पहले भी यहाँ पे आप देखोगे कि ग्रांट किए थे लोन, वो भी यहाँ पे नेशनल वाटरवेज को डेवलप करने के लिए, और किसके अंदर, तो जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये इस बार भी यहाँ पे सहायता दिया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे NIIF यानी कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फंड, तो इसके बारे में देख सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोलैबोरेटिव इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, जो कि इंटरनेशनल और इंडियन इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। इस फंड को अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर इसको आपका रजिस्टर किया गया है सेबी के साथ। इसमें 3 डिफरेंट फंड देखने को मिलता है, एक मास्टर फंड है, दूसरा फंड ऑफ फंड है, और तीसरा स्ट्रैटेजिक फंड है। मास्टर फंड कहने का मतलब है कि ऑपरेटिंग जो एसेट है कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, जैसे कि आपका रोड हो गया, पोर्ट हो गया, उसमें इन्वेस्ट किया जाता है, तो ये मास्टर फंड के द्वारा यहाँ पे रिलीज़ की जाती है मनी। फंड ऑफ फंड कहने का मतलब है कि ये आपका 2018 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे कुछ व्हीकल क्रिएट करना है, जिसके थ्रू हम लोग इंडिया फोकस प्राइवेट इक्विटी पे यहाँ पे प्रोवाइड कर सके, यानी कि ये जो प्राइवेट इक्विटी फंड है, मैनेजर है, उसको यहाँ पे प्रोवाइड कर सके, और लार्ज स्केल जो फंड है वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स से ले सके। यानी कि यहाँ पे फंड है, यानी कि आप देखो कि इंडियन इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे इंक्लूड है, साथ ही साथ इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी इंक्लूड है। स्ट्रैटेजिक फंड की बात करें तो इसका मेन है कि एक स्ट्रैटेजिक बेस्ड होना चाहिए, जैसे कि हमारे कंट्री की ग्रोथ हो, डेवलपमेंट स्टेज इन्वेस्टमेंट है, इस तरीके का काम जो है इकोनॉमिक और कमर्शियल इंपॉर्टेंस के लिए किया जाता है। तो यानी कि आपका कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर काम किया जा रहा है तो मास्टर फंड यहाँ पे यूटिलाइज होगा। अगर यहाँ पे इकोनॉमिक और कमर्शियल इंपॉर्टेंस के लिए अगर यहाँ पे काम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है तो स्ट्रैटेजिक फंड का इस्तेमाल होगा। और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे कि इंडियन जो इन्वेस्टर्स है और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स है, अगर वो यहाँ पे आकर अगर कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो यहाँ पे फंड ऑफ फंड में आता है। ठीक है, इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड, तो ये है क्या इनिशिएटिव, अगर हम लोग देखें डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड का, इंटरनल ट्रेड का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, और इन्वेस्ट इंडिया जो कि कल हम लोग देखे थे। तो यहाँ पे क्या है कि एक मेन्यू रखा गया है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, और साथ ही साथ ये एक सिंगल इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म में इसको रखा गया है। इससे क्या होगा कि जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पे आप लोग देखो कि सबको कनेक्ट किया जाएगा, और उनको अगर लगता है कि जिस लिस्ट में वो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। साथ ही साथ है बैंक्स ऑफ स्कीम्स, आइडियाज़, इनोवेशंस एंड रिसर्च पोर्टल ऑन MSME। तो MSME के लिए यहाँ पे बात किया जा रहा है। ये देखिए रिसेंटली आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस है उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है।
पोर्टल जो है ना, इसमें आपका सारे स्कीम्स का एक्सेस होगा। यानी कि देखिए पोर्टल जो मैं अभी बता रही थी, इसमें क्या होता है कि आपका जैसे एमएसएमई से रिलेटेड कोई भी स्कीम है, तो एमएसएमई से रिलेटेड अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम है तो वो भी आपको उस पोर्टल में देखने को मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट की, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है वो सारा आपको एक जगह पोर्टल में देखने को मिलेगा। इसमें यहाँ पे प्रोविज़न है कि आप अपने आइडियाज़ को न्यू अगर कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं कि कैसे एमएसएमई सेक्टर्स को और ज़्यादा डेवलप करना चाहिए, और ज़्यादा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, और ज़्यादा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को बूस्ट मिल सके, तो उसके लिए अगर आपके पास आइडियाज़ है तो आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। इनोवेशन या कुछ रिसर्च आपने खुद का किया है तो उसको आप लोग अपलोड कर सकते हो इस पोर्टल में, ठीक है। तो ये एमएसएमई पोर्टल के लिए बनाया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। साथ ही एक अलग पोर्टल है आपका चैम्पियन पोर्टल, इसको भी ध्यान रखना है। चैम्पियन स्टैंड फॉर क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ पोर्टल। ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंट्रोल रूम कम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर इस सिस्टम का पार्ट अगर हम लोग देखें तो कंट्रोल रूम है, जिसमें कि एक हब और स्पोक यहाँ पे मॉडल क्रिएट किया जाएगा। इसका एम है कि हमारे इंडियन एमएसएमई को जो है ना असिस्ट करना है, और नेशनल और जो ग्लोबल चैम्पियन है उनमें इनको एक होता है ना कि इनके साथ उनको जोड़ना है, और उनकी कोई भी ग्रीवियंस है तो उसको सॉल्व किया जाएगा, और यहाँ पे हैंड होल्डिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये फुली इंटीग्रेटेड है हमारे जो सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंस रिट्रेसल है और मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल है, इसके साथ इसको फुली इंटीग्रेट जोड़ा गया है। एमएसएमई की जो दूसरी वेब बेस्ड मैकेनिज्म है उसके साथ भी इसको जोड़ा गया है। तो चैम्पियन पोर्टल भी आप लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ पे एमएसएमई सेक्टर्स के लिए है कि कैसे इनको यहाँ पे बूस्टअप कर सके। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है इंडस्ट्री स्टेटस टू स्पोर्ट। अब यहाँ पे मिज़ोरम पहला स्टेट बन चुका है जिनके द्वारा यहाँ पे इंडस्ट्री स्टेटस ग्रांट किया गया है स्पोर्ट्स को, और ये एक्सपेक्ट लगाया जा रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट है स्पोर्ट्स में वो यहाँ पे इंक्रीज़ होगा और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। दूसरे जितने भी यहाँ पे आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो सेक्टर्स है उसमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब एक और देख लेते हैं यहाँ पे, न्यू सीरीज़ ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, तो इसको सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर कहते हैं। गवर्नमेंट पैनल के द्वारा एक न्यू बेस ईयर यहाँ पे अप्रूव किया गया है और रिवाइज किया जा रहा है, यानी कि अब यहाँ पे बेस ईयर है। बेस ईयर कहने का मतलब है कि जैसे आज की डेट में 2020 में अगर देखा जाए कि कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना प्रोग्रेस हुआ है, तो आप किसी के तो कंपैरिजन में देखोगे, जैसे खुद को भी कंपेयर करते हो तो कभी तो कंपेयर करते होंगे कि 2017 में आपकी प्रिपरेशन कैसी थी, आपका प्रीलिम्स का मार्क्स कितना आया, 2020 में कैसे मार्क्स आ रहे हैं। तो ये क्या होता है कि आप अपने बेस ईयर से कंपेयर करते हो खुद को, और बेस ईयर कब करते हो, जब आप खुद को स्टार्ट करते हो या फिर आपको लगता है कि आपने सही तरीके से एकदम सिंसियरिटी के साथ आपने प्रीलिम्स दिया है, तो उसको आप अपना बेस ईयर मानते हो। वैसे ही यहाँ पे भी बेस ईयर चलता है इकॉनमी में, तो पहले 2001 माना जाता था, अब ये 2016 आ गया है, यानी कि इसको रिवाइज़ किया गया है, और ये आपका इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए किया गया है, ये देखना है। इसको कंपाइल किया जाता है लेबर ब्यूरो के द्वारा, और सीपीआई जो है, ठीक है, सीएसओ के द्वारा यहाँ पे आपका ये रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है सीपीआई का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, लेकिन ये इंडस्ट्रियल वर्कर का जो कंपाइल किया जाता है ये लेबर ब्यूरो के द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा। फिर है इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म फॉर नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, तो ये आपका जो है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा एक यहाँ पे मिशन लाया गया है, वो भी 3 टियर इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म है। टियर 1 में क्या है कि एक मिशन है जिसमें कि स्टीयरिंग ग्रुप है और इसको टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा लीड किया जा रहा है। टियर 2 में एम्पावर्ड प्रोग्राम कमेटी है जिसको यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्रेटरी के द्वारा लीड किया जाएगा। टियर 3 में एक कमेटी है टेक्सटाइल आपका टेक्निकल टेक्सटाइल, जो कि रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन है, जो कि नीति आयोग चैम्बर के द्वारा यहाँ पे आपका लीड किया जाएगा। तो ये 3 तरीके से टियर बनाया गया है, यानी कि पहले यहाँ पे देखिए कि सारे फिनेंशियल नॉर्म्स को यहाँ पे रिलीज़ करना है, वो भी सारे स्कीम्स, कंपोनेंट, प्रोग्राम जो भी यहाँ पे नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के लिए। सेकंड में क्या है कि यहाँ पे मॉनिटर किया जाएगा और जो भी यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट है मिशन के उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। थर्ड क्या है कि यहाँ पे रिकमेंड किया जाएगा रिसर्च प्रोजेक्ट वगैरह के लिए, अगर कोई स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स के लिए लगता है तो। नेक्स्ट यहाँ पे कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है अप्रैल रिलीज़ किया गया है अप्रैल कमोडिटी, तो रिपोर्ट जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि डिटेल मार्केट एनालिसिस है कुछ मेजर कमोडिटी ग्रुप का, जिसमें कि एनर्जी, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर, मेटल और प्रीशियस मेटल है। ये आपका 1 साल में 2 बार पब्लिश होता है। कोविड-19 की बात करें तो यहाँ पे मोस्ट कमोडिटी प्राइस जो है वो आपका डाउन हुआ है, वो भी 2020 में। एनर्जी और मेटल कमोडिटीज़ की बात करें तो ये मोस्ट अफेक्टेड है और सडन स्टॉप देखने को मिला है इकोनॉमिक एक्टिविटी का। मार्केट आउटलुक रिपोर्ट देखें तो कोविड जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है वो कमोडिटी मार्केट में है, तो इससे क्या आपको देखने को मिल रहा है कि लॉन्ग टर्म जो है कमोडिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा कोविड का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज़ होगा क्योंकि बॉर्डर चेक वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसमें एक ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ सकता है। साथ ही साथ आप देखो कि सप्लाई चेन जो है वो बहुत ज़्यादा डिसरप्ट हो गया है, कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो गया है, यानी कि आप लोग देखो कि जो यहाँ पे वर्क रिमोटेडली
रिमोट एरिया में जो काम करना या फिर ग्रीनर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना, तो ये सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है, जिसके कारण यहाँ पे आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में भी ध्यान दे सकते हो। वैसे ये सारी रिपोर्ट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आई डोंट थिंक कि इसको प्रीलिम्स में कवर अप किया जाएगा, बट एक बार आप पढ़ लो तो क्या पता आपको एग्जाम टाइम में ये रिफ्लेक्ट कर जाए, है कि नहीं। तो ये इस मैगजीन की कुछ भी पॉइंट आप लोग को छोड़ के नहीं चलनी है, इतना मेक श्योर होकर रहिएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट हम लोग एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट की यहाँ पे टॉपिक देखेंगे। काफ़ी ज़्यादा टॉपिक है तो उसको कवर करने में टाइम लग जाएगा, तो आई थिंक कि ये है। उसके बाद हम लोग कोविड-19 का देखेंगे कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से 3 महीने में कोविड-19 से रिलेटेड क्या क्या न्यूज़ है, उसको एक जगह हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, तो आपका रिविजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतनी। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिए एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। और हाँ, आप लोग को अगर प्रीलिम्स से जुड़ना है, विजन आइज की प्रीलिम्स की मैगजीन अगर आप लोग को यहाँ पे मैगजीन बोल रही, प्रीलिम्स की जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करनी है, तो बस आप लोग मुझे मेल कीजिए rishika.ch77@gmail.com। आपको बताया जाएगा यहाँ पे कि फर्दर आप लोग कैसे मेरे विजन आइज की जो टेस्ट सीरीज़ है उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।